भारत की जनगणना काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एक एग्ज़ाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पर मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से कवर कराऊंगा और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। इसीलिए पहले वीडियो को पूरा समझना और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले देख लेते हैं कि आखिर जनगणना की शुरुआत किसने की। तो 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश कौन सा था? तो यह था स्वीडन। स्वीडन ने पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराई थी। पर 1790 में दशकीय जनगणना का मतलब क्या होता है? जो ये हम देखते हैं ना, 10 सालों बाद जनगणना होती है नियमित रूप से, उसी को दशकीय जनगणना कहते हैं। तो 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने की थी? तो अमेरिका ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने की, तो अमेरिका ने की। पर अगर ये पूछा जाए कि पहली बार जनगणना की शुरुआत किसने की, तो स्वीडन ने की थी। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब से हुई। तो 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। पर याद रखिए, जब 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई तो ये नियमित रूप से नहीं हुई और पूरे भारत को भी इसने कवर नहीं किया। पर 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। जो दशकीय जनगणना है ये 1881 से स्टार्ट हुई और यह किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। जब पूछा जाए कि भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो। और ये पूछा जाए कि जो नियमित जनगणना है ये किसके कार्यकाल में शुरू हुई, तो लॉर्ड रिपन। दोनों ही याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके 4 साल बाद 1951 में पहली जनगणना हुई थी, मतलब कि स्वतंत्र भारत की। और उस समय जो जनगणना आयुक्त थे, इनका नाम था आर ए गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी, इसीलिए जो इसके आयुक्त हैं, जनगणना आयुक्त, उनका नाम याद होना चाहिए। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। और जो जनगणना संगठन है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, जिसके उच्चतम अधिकारी जनगणना आयुक्त होते हैं। अभी हमने पढ़े उच्चतम अधिकारी कौन होते हैं? जनगणना आयुक्त। और जो पहली जनगणना थी स्वतंत्र भारत की, उसके जनगणना आयुक्त थे गोपाल स्वामी। अब हम आते हैं 2011 की जनगणना पर। तो जो 2011 की जनगणना हुई थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी। याद रखिएगा, 15वीं जनगणना। पर बात करें स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी, पर अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 7वीं जनगणना थी। दोनों ही याद रखिएगा। अब जो 2021 में जनगणना होने वाली थी पर कोरोना के कारण डिले हो गया, वो कौन सी जनगणना होगी? तो वो 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। ये भी याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं कि 2011 के जनगणना का शुभंकर क्या था, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो प्रगणक शिक्षिका, जो आप ये इमेज में देख रहे हैं, यही है प्रगणक शिक्षिका, जो कि 2011 की जनगणना का शुभंकर था। और बात करें आदर्श वाक्य यानी कि थीम कौन सा था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली, ये जनगणना आयुक्त थे। और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें कुल 29 प्रश्न पूछे गए थे। तो आगे देख लेते हैं 2021 की जनगणना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, फिर भी कुछ इसके तथ्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 2021 की जो जनगणना होगी ये 16वीं जनगणना होगी। 2011 की 15वीं थी,
तो ये 16वीं होगी। और बात करें स्वतंत्र भारत की तो ये 8वीं जनगणना होगी। तो इसका जनगणना आयुक्त कौन है? तो श्री विवेक जोशी, याद रखिएगा। जो 2011 की थी उसमें डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, 2021 में श्री विवेक जोशी हैं, याद रखिएगा। ये जनगणना आयुक्त हैं। और बात करें आदर्श वाक्य की तो 2021 की जो जनगणना होगी इसका आदर्श वाक्य है, थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2021 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। और 2021 की जो जनगणना होगी इसमें कुल 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली जनगणना में 29 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें 31 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो 2021 की जनगणना होगी ये भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, याद रखिएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। तो ये कुछ तथ्य थे, आपको याद रखने हैं। तो आगे हम 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके जो भी इम्पोर्टेंट डाटा हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो आपको ये डाटा रटना नहीं है, क्योंकि जनगणना के बहुत से फैक्ट हैं, आप इन्हें रट नहीं पाएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिए पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए। उसके बाद इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर ही दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। ये नहीं कि PDF प्रोवाइड कर दी उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, नहीं, आपको उस PDF से नोट्स ज़रूर बनाने हैं अपने हाथों से। तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा, 2-3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो जो ये डाटा हैं आपको खुद ही याद हो जाएंगे। याद नहीं होंगे फिर भी जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको क्लिक ज़रूर करेगा कि आपने ये पढ़ा है, क्योंकि आप इसे रट नहीं पाएंगे। 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ये खुद ही याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? 121 करोड़ के लगभग। पूरा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, बस आपको 121 करोड़ याद रखना है, जो कि पूरे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है। तो अगर हम पूरे विश्व की आबादी की बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या लगभग 17.5% है। और जो ये टोटल जनसंख्या है इसमें पुरुषों की आबादी यानी कि मेल परसेंटेज कितना है? तो 51.47%। और महिलाएं कितनी हैं? तो 48.53%। मतलब कि लगभग 51% पुरुष हैं और 48% महिलाएं हैं। 48.53 है, पर आप 48 याद रखिएगा। तो आगे है 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई। कितनी ऋणात्मक? -0.31%। तो याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जितनी भी बार भारत की जनगणना हुई, कभी भी भारत की जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में नहीं गई, हरदम पॉजिटिव में ही रही है। पर भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था 1921 की जो रिपोर्ट आई, पिछले 10 सालों की आएगी ना, 1911 से लेकर 1921 में, तो जनगणना 1921 में हुई। तो उसमें ये पता चला कि जो भारत की ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में हुई, दशकीय वृद्धि जो हुई थी ये ऋणात्मक में हुई थी। इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा गया, इंग्लिश में ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये वर्ष पूछ लिया जाता है कि किसे महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई, तो 1921 को याद रखिएगा। तो ये वर्ष पूछ लिया जाता है, तो इसे आप याद कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे जो ये फ़र्क पड़ा था, मतलब कि जो ऋणात्मक ग्रोथ हुई थी -0.31%, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसे आप याद कैसे करेंगे? देखिए 1921 मतलब कि जो ये फ़र्क पड़ा था ना, एक ही बार फ़र्क पड़ा हमारे पूरे भारत की जनगणना के इतिहास में कि जब हमारी जो ग्रोथ रेट है ये नेगेटिव में हुई, पर ये 1921 का फ़र्क था। कितने का फ़र्क था? 1921। हम कहते हैं ना कि बहुत थोड़ा सा फ़र्क हो तो उसे क्या कहते हैं? 1921 का फ़र्क है। तो इसी तरह आप याद रख सकते हैं कि एक ही बार फ़र्क पड़ा, पर 1921 का फ़र्क पड़ा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में जो शहरी जनसंख्या थी ये लगभग 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। याद रखिएगा, शहरी कितनी थी? 31.2% और ग्रामीण 68.8%। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भारत है ये गांवों में निवास करता है, क्योंकि भारत की ज़्यादातर आबादी ग्रामीण जनसंख्या है, याद रखिएगा। तो अब हम 2011 की
जनगणना के सभी जो फैक्ट हैं एक एक करके उन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनसंख्या से। पूछ लिया जाता है कि किस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किसकी कम है। तो मैंने एक एक करके सबको कवर किया है। देखिए, इस तरफ है राज्य, ऊपर वाले राज्य हैं, इधर सर्वाधिक जनसंख्या वाले, इधर न्यूनतम जनसंख्या वाले, नीचे हैं केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, यही पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो नंबर 1 पर तो है उत्तर प्रदेश, ये तो आपको पता ही होगा, और नंबर 2 पर है महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में ही है। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है, तो सिक्किम, और दूसरे नंबर पे है मिजोरम। तो सिक्किम तो खुद ही कह रहा है कि मैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हूँ। कैसे, देखिए सिक्किम के पीछे क्या है, कम। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम, कम, और रम मिजोरम दूसरे नंबर पे है। तो याद रखिएगा सबसे कम सिक्किम, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश पर आते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो ये तो बिना शक के आपको पता ही होगा, दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप। याद रखिएगा सबसे अधिकतम दिल्ली और सबसे न्यूनतम लक्षद्वीप। वैसे भी हम टारगेट रखते हैं ना, लक्ष्य रखते हैं कि हमें जनसंख्या कम करनी है, तो लक्षद्वीप में है लक्ष्य। तो इसने भी टारगेट रखा था कि हमें सबसे कम जनसंख्या रखनी है केंद्र शासित प्रदेश में, तो इसने टारगेट अचीव कर लिया लक्षद्वीप ने। आप इसे याद रख सकते हैं एक ट्रिक की तरह। तो आगे देखते हैं जनसंख्या के बाद दशकीय वृद्धि। तो जो जनगणना होती है 10 सालों की होती है ना, तो अब ये देखते हैं कि दशकीय वृद्धि की सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी हुई थी। तो राज्यों में देखते हैं, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसकी हुई थी, तो मेघालय की 27.9% दशकीय वृद्धि हुई थी, याद रखिएगा। और नंबर 2 पर है अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ। तो आपको ये प्रतिशत तो याद नहीं रखने, बस राज्य याद रख लीजिएगा। टॉप पर कौन सा है, मेघालय, इतना ही याद रखना है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा था, तो नागालैंड। भारत का इकलौता ऐसा राज्य जिसकी जो ग्रोथ रेट थी ये नेगेटिव में थी। बाकी जितने भी राज्य थे इनकी जो दशकीय वृद्धि थी ये पॉजिटिव में थी, पर इकलौता ऐसा राज्य था जिसकी जो ग्रोथ रेट थी ये नेगेटिव में थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है नागालैंड। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए नागालैंड में है नाग, तो नागों के बीच में तो कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा ना। अगर आपको भेज दिया जाए नागों के बीच में तो आप रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो इसीलिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई थी नागालैंड में। आप रिलेट करके याद रख लेना कि नागों के बीच में तो कोई रहना नहीं चाहता, वहाँ से सब भाग लेते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या रहेगी ही नहीं। तो जनसंख्या रहेगी नहीं तो वृद्धि कैसे होगी। तो नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी जो दशकीय वृद्धि हुई थी ये न्यूनतम हुई थी, मतलब कि नेगेटिव में हुई थी, -0.6%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा बहुत बार गया एग्जाम में। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, तो दादरा एवं नगर हवेली 2011 की जनगणना के अनुसार 55.9% दशकीय वृद्धि हुई थी दादरा एवं नगर हवेली में। उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि तो वही लक्षद्वीप। इसने पीछे भी हमने देखा कि सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है और सबसे कम दशकीय वृद्धि भी लक्षद्वीप की है। इसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया, आप याद कर लेना ऐसे। तो 6.3% की दशकीय वृद्धि हुई थी इसकी। तो सबसे कम लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा दादरा एवं नगर हवेली, और राज्य में मेघालय, और सबसे कम नागालैंड। ये सब आपको याद रखने हैं, टॉप वाले। तो जनसंख्या और दशकीय वृद्धि ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या से है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई चारों तरफ से, इसके बीच में जो औसत जनसंख्या रहती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, सीधा ही पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम राज्य देख लेते हैं कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, किसमें कम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार। यहाँ पर 1106
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। पूरे भारत में देखा जाए तो 382 हैं एवरेज, पर बिहार में देखा जाए तो 1106 हैं, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। अब देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कि बताइए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। वही बात हम करें बिहार की तो 1106 थे और यहाँ पर सिर्फ 17। और दूसरे नंबर पे है मिजोरम, जहाँ पर सिर्फ 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। आपको याद क्या करना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो बिना किसी शक के दिल्ली। दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 11,320, बहुत ज़्यादा है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये दिल्ली की जनसंख्या घनत्व है। बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर सिर्फ 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। तो एक बार रिवीजन, बिहार राज्य में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और अंडमान निकोबार, ये चारों आपको याद रखने हैं नंबर एक वाले। तो आगे देखते हैं लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो जब इसका फॉर्मूला क्या है? स्त्रियों की संख्या डिवाइड करते हैं पुरुषों की संख्या के साथ और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 के साथ। तो फिर हमें पता चल जाता है कि किस राज्य की या किसी देश का सेक्स रेशियो कितना है। तो बात करें भारत की, तो भारत का लिंगानुपात है 943। आपने कई जगह 940 भी पढ़ा होगा, पर याद रखिए 943 ही है। बाद में ये अपडेट हुआ था, तो इसका सही जवाब है 943। 943 सेक्स रेशियो है भारत का। अब हम राज्यों पर आते हैं। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये तो आपको पता होगा, केरल नंबर 1 पर है। ये भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज़्यादा हैं, मतलब कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो 1084 ये सेक्स रेशियो है केरल का। दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, यहाँ पर है 996। आपको केरल याद रखना है और आपको याद भी होगा, बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा। और सबसे कम न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। यहाँ पर सिर्फ 879 सेक्स रेशियो है यहाँ का। सबसे ऊपर है केरल और सबसे नीचे है हरियाणा। बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो सर्वाधिक लिंगानुपात है पुदुचेरी का 1037। तो केंद्र शासित प्रदेश में ये सबसे ऊपर है। देखिए यहाँ पर भी पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। राज्यों में सिर्फ केरल है और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला दमन व द्वीप, यहाँ पर सिर्फ 618, बहुत ही कम है। देखिए 618 सेक्स रेशियो है दमन व द्वीप का। तो हमने देख लिया केरल, हरियाणा, पुदुचेरी, दमन व द्वीप, ये चारों आपको याद रखने हैं और बहुत ही आसान है। केरल तो आपको पता ही होगा और हरियाणा भी आए दिन आप सुनते ही होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी और दमन व द्वीप। तो लिंगानुपात के बाद अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनका लिंगानुपात। तो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक प्रति 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग में, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं की संख्या के अनुपात को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है। और बात करें अभी भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, तो ये है 919। आपने कई जगह 918 भी पढ़ा होगा, पर अपडेटेड है, याद रखिएगा 919। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो ये क्या है? 919, 919 है। तो ये हम शिशु यानी कि बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चा होने में कितना टाइम लगता है? तो 9 महीने लगते हैं ना, 9 महीने। तो 919 मतलब कि इसे आप रिलेट कर पाएंगे। देखना कभी भूलेंगे नहीं आप, जब भी आपके आगे आएगा तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी। तो उसके बाद हम देखते हैं राज्य। तो सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। 972 शिशु लिंगानुपात है यहाँ का। दूसरे नंबर पे है मिजोरम। आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। और न्यूनतम तो हरियाणा। हमने पीछे पढ़ा कि सेक्स रेशियो भी हरियाणा का ही सबसे कम है और शिशु लिंगानुपात भी हरियाणा का ही सबसे कम है। तो इसे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। और अरुणाचल प्रदेश हमने पीछे पढ़ा था कि जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश का। पर बात करें शिशु लिंगानुपात के मामले में तो ये आगे निकल गया।
अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है। तो राज्यों के बाद देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर 968 रेशियो है। और न्यूनतम कौन सा है? तो दिल्ली है, याद रखिएगा दिल्ली। यहाँ पर 871 रेशियो है। तो सबसे आगे है अंडमान निकोबार और पीछे है दिल्ली। और बात करें राज्यों में, तो जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वही इस मामले में आगे निकल गया बच्चों के मामले में, तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम तो हरियाणा, जहाँ का सेक्स रेशियो भी सबसे कम है और वहाँ का शिशु लिंगानुपात भी सबसे कम है। तो ये चारों याद रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं साक्षरता यानी कि लिटरेसी। तो भारत में किसे पढ़ा लिखा माना जाता है? इसकी एक डेफिनेशन तय की गई है। तो 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है, उसे लिख सकता है या पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहा जाएगा, पढ़ा लिखा कहा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूँ। तो ऊपर क्या आएगा? साक्षरों की संख्या यानी कि जो पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या, और नीचे यही पूछा जाता है कि कितनी उम्र के व्यक्तियों को लिया जाता है। तो याद रखिएगा 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों को ही इसमें जोड़ा जाता है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि वो अभी पढ़ने लिखने लायक नहीं होते हैं। इसीलिए 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों को ही जोड़ा जाता है, ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और बात करें भारत का लिटरेसी रेट कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये है 74.04%। यह भी राजस्थान के पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा गया था और हूबहू यही डाटा आया था 74.04%। तो याद रखिएगा कितना साक्षरता दर है? 74.04%। अब हम आते हैं राज्यों पर। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये तो आपने रटा ही होगा, केरल। 94% साक्षर लोग हैं वहाँ पर। और दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम 91.3% के साथ। आपको प्रतिशत नहीं याद रखने, आपको सिर्फ राज्य याद रखना है। तो कौन सा है? केरल। और सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार, याद रखिएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य भी बिहार है। मतलब कि न्यूनतम साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पे। तो सर्वाधिक साक्षरता, इस लक्ष्य को भी इसने हासिल कर लिया, लक्षद्वीप ने। हमने पीछे देखा था कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व जनसंख्या भी लक्षद्वीप में ही थी। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वो भी लक्ष्य इसने हासिल किया। और ये लक्ष्य भी, पढ़े लिखे होने का लक्ष्य भी इसने हासिल कर लिया। 91.8% के साथ ये सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। फिर देखते हैं कि न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दादरा नगर हवेली, याद रखिएगा। सर्वाधिक वाला पूछा जाता है तो लक्षद्वीप, राज्यों में केरल, न्यूनतम वाला बिहार और इधर दादरा नगर हवेली। ये चारों आप याद रखिएगा। तो आगे हम देख लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो जो फैक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मतलब कि जहाँ की ज़्यादातर आबादी गांव में रहती है। तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या गांव में निवास करती है। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, 37.8%। अब देखिए, जहाँ की ज़्यादातर आबादी गांव में निवास करेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की सबसे कम ही आबादी शहरों में निवास करेगी। अगर यहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी गांव में निवास कर रही है तो जाहिर सी बात है ना कि सबसे कम आबादी भी शहरों में इसी राज्य की निवास करेगी। तो यह है हिमाचल प्रदेश, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य। सिर्फ 10% लोग यहाँ के शहरों में रहते हैं। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य गोवा है। इसी को हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य भी गोवा ही होगा, क्योंकि अगर न्यूनतम है ग्रामीण में तो कम लोग गांव में रह रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहेंगे? शहरों में रहेंगे। तो अपोजिट कर लेना, अगर आपको ग्रामीण पता है तो शहरी याद हो जाएंगे। तो हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश पर। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या शहरों में रहती है, 97.5%। और न्यूनतम की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर सिर्फ 37.7% आबादी ही शहरों में रहती है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या दिल्ली में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आगे अब कुछ ही फैक्ट बचे हैं, इन्हें हम कवर कर लेते हैं, फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में
अनुसूचित जाति की कुल संख्या कितनी थी? 20.14 करोड़। और बात करें सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब है। और ऑल ओवर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, एससी जनसंख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। पर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब है 31.9%। याद रखिएगा, पंजाब पूछा जाता है परसेंटेज के हिसाब से, याद रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल संख्या लगभग 10 करोड़ के लगभग थी। याद रखिएगा, वो 20 करोड़ के लगभग थी और ये 10 करोड़ के लगभग थी। और सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है। याद रखिएगा। और परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लक्षद्वीप, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में मिलाकर जो सबसे ज़्यादा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लक्षद्वीप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या निवास करती है परसेंटेज के हिसाब से। पर अगर राज्य पूछ लिया जाता तो वो मिजोरम होता। याद रखिएगा, एसटी जनसंख्या वाला परसेंटेज के हिसाब से सबसे ऊपर मिजोरम आएगा। और मिजोरम यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 94.8%। तो 2 ही फैक्ट बचे हैं, इन्हें भी याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछे गए हैं। तो 2 राज्य हैं, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। और 2 द्वीप समूह, यहाँ पर है लक्षद्वीप और इधर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और ऊपर नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। और उसके आगे है पंजाब हरियाणा, दोनों पड़ोसी देश, और इनकी राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। और हरियाणा के बगल दिल्ली भी है, तो चारों पड़ोसी पंजाब हरियाणा दिल्ली चंडीगढ़, और नीचे की तरफ एक है पुदुचेरी। तो यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। एक बार फिर से देख लीजिए, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। और ऊपर हमने पढ़ा था नागालैंड अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और लक्षद्वीप, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। तो ये हमने थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो हमने पढ़ा था किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है। तो हमने पढ़ा था कितनी है? तो 17.5%। तो अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश, यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा थी। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहाँ अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी पंजाब, हमने पढ़ा था ना, पंजाब हरियाणा इनकी राजधानी चंडीगढ़ और दिल्ली, और नीचे की तरफ से पुदुचेरी, यहाँ पर कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश। यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से नहीं पूछा, यहाँ पर इन्होंने जनसंख्या के हिसाब से पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात यानी कि भारत में सबसे कम सेक्स रेशियो वाला राज्य कौन सा है? तो ये है हरियाणा। अब यहीं पर ज़्यादा पूछा होता तो केरल होता, पर सबसे कम पूछा है तो हरियाणा है। तो अगला प्रश्न है जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो एसएससी ने 2015 में कितना आसान प्रश्न पूछ लिया, तो 10 वर्षों में की जाती है। ऑप्शन डी होगा सही। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है तो बिना किसी शक के दिल्ली, ऑप्शन ए, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, हमने पढ़ा था, तो ये है बिहार, हमने पढ़ा था। अब यही पूछ लिया जाता कि सबसे कम घनत्व जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होता, वो अरुणाचल प्रदेश होता, और सबसे अधिक कौन सा है, तो बिहार है। तो अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश। यहाँ की 90% जनसंख्या ग्रामीण है। और यही पूछा था न्यूनतम, मतलब कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है जो ग्रामीण है, कौन सा राज्य है, तो वह है गोवा। अगला प्रश्न कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, तो एक ही इकलौता राज्य है केरल। यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, राज्य पूछा है। यही केंद्र शासित प्रदेश पूछा होता तो वो पुदुचेरी होता। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 7 वर्ष या 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।